जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको हम अनुच्छेद 99 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। अनुच्छेद 99 में आपको संसद की शपथ के बारे में बात किया गया था। फिर अनुच्छेद 100 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कोई भी संसद की कार्रवाई चालू करने के लिए 1/10 जनपूर्ति को जरूरी होना चाहिए। यानी जितने सांसद लोग हैं उनमें से 1/10 अगर पूर्ति में आप आ गए हैं तो वह कार्रवाई चालू होगा। जैसे कभी हम लोग स्कूल जाते थे तो जब बारिश होता था तो उस समय जब लेकिन बहुत नहीं पहुंच पाते थे और कुछ इस तरह से पहुंच जाते थे कि पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आ पाए लेकिन कुछ इतने बच्चे आ गए हैं कि हमको पढ़ाना अनिवार्य है। और कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चे 1 या 3 या 4 ही पहुंचते थे तो उनसे पढ़ाया नहीं जाता था। उस समय वही स्कूल में चाहे कुछ अंतराक्षरी हो जाए चाहे कोई खेला करा दिया जाता था। उसी प्रकार संसद की कार्रवाई में भी यह कार्य होता था। जब 1/10 से व्यक्ति कम पहुंचता है उस समय कार्रवाई रोक दिया जाता है और इसी को गणपूर्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 100 में बात कहा गया है। और हम आपको बताते हैं कि इसके बाद कुछ अनुच्छेद के गैप करके हमें डायरेक्ट आपको 118 अनुच्छेद की बात करते हैं कि यह है संविधान में कुछ संसदीय समिति को बनाया गया है। संविधान में संसदीय समिति का निर्माण किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद लोग के बहुत सारा काम होता है, इसलिए उन्होंने एक संसद समिति का गठन किया। यह अनुच्छेद 118 में कहा गया है और इसमें कहा गया है कि इसका गठित जो होता है 1 साल के लिए किया जाता है। एक अस्थायी समिति का गठन होता है, एक अस्थायी समिति का गठन होता है। इसमें ये होता है कि अध्यक्ष इसे गठित करते हैं और यह 2 प्रकार के होता है। एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी जिसे तथार्थ कहा जाता है। अस्थाई में होता है 6 समितियां। एक होता है वित्तीय समिति, एक विभागीय समिति, एक जांच समिति, एक सदन समिति, एक अन्वेषण समिति और एक सेवा समिति। और तदर्थ में होता है परवर और संयुक्त परवर और संसदीय और संयुक्त संसदीय समिति। अगर हम आपको वित्तीय समिति की बात करते हैं, सबसे पहले अस्थाई से चलते हैं। यह समिति पैसों के लेन देन की जांच करती है। किसी भी कोई भी विधेयक आता है उसमें पैसे के, कोई भी विकास का कार्य करना है उसमें पैसे का जरूरी पड़ता है। इसलिए सबसे पहले प्राकलन, जिसे आकलन कहा जाता है, कि उस चीज को सब कोई प्राकलन करते हैं कि कितना में होगा। हम लोग भी मोबाइल खरीदने जाते हैं या कोई सामान खरीदने तो उस सौदा को कि यह चीज घर में हमको लाना है, इसको लाने के लिए हमको कितना खर्चा होना चाहिए, इस चीज को हम व्यवस्था लाएंगे। जैसे हम मानते हैं कि पानी टंकी की बात करते हैं। पानी टंकी की बात करें तो हमारे घर में, सभी के घर में यूजफुल है। इसमें होता है कि हम निर्णय लेते हैं कि पानी टंकी हमारे घर में होना जरूरी है, जिससे हमके पानी की बर्बादी कम होगा। इसलिए पानी टंकी का हम लागत लगाते हैं कि यह पानी टंकी इतना तक होगा। लेकिन यह प्राकलन जब व्यवस्था सन 1950 में लाया था, जिससे इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते थे, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते थे। इसमें सबसे बड़ा सदस्यों में सबसे बड़ी सदस्य जो प्राकलन समिति होता है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि मंत्री, जो लोकसभा का जो भी मंत्री है, यह प्राकलन समिति में नहीं, वह सदस्य नहीं होगा। यदि हम 30 सदस्य जो हम लोकसभा के जो लिए उसमें मंत्री को हमको चयन नहीं करना है, वह मंत्री सदस्य नहीं होगा, मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य नहीं होगा। सिर्फ वह लोकसभा का सदस्य जो होगा, जो मंत्री नहीं होगा, वह सिर्फ जीता हुआ सांसद होगा, लेकिन वह सदस्य मंत्री नहीं होगा। और इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा। यह सबसे बड़ी सदस्य होता है। इसके बाद आता है, इसमें कहा गया है कि कितना बजट आएगा। यह प्राकलन समिति में कहा जाता है कि यह कितना में, इतना में होना चाहिए। लेकिन लोक लेखा समिति एक होता है, यह पॉलिसी अमाउंट और कम्युनिटी की बात कहता है। यह सन 1921 में आया था।
यह जनता के पैसे को गलत तरीके से कोई यूज नहीं करे, इसलिए लोक लेखा समिति को लाया गया था। यह व्यवस्था सन 1921 में लाया गया था और यह सन 1921 के अधिनियम पर ही आधारित है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यह लोक लेखा समिति को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, सन 1921 में लाया गया था। यह जनता को पैसा जो भी है यह विशेष रूप से कोई दुरुपयोग न कर दे, इसलिए लोक लेखा समिति जो होता है वह पैसा को आप कहाँ यूज किए, कितना में यह होना चाहिए, इसका जांच जो भी करेगा वह लोक लेखा समिति ही करेगा। लेकिन पहले क्या होता था, इसमें लोक लेखा समिति में क्या होता था कि इसमें राज्यसभा का जो भी 22 सदस्य जो होते थे, लोकसभा के 22 सदस्य होते थे। जैसे कोई भी प्राकलन समिति अगर बनाना है तो जिसमें बस 22 सदस्य होते थे, 15 होते थे लोकसभा से और 7 होते थे राज्यसभा से, और 15 लोकसभा के सदस्य ले लिए और 7 राज्यसभा के सदस्य लेंगे। वह सदस्य निर्णय लेती है कि जब हम लोग 22 सदस्य हुए टोटल, उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जनता का पैसा बेफाजुल खर्चा नहीं होना चाहिए। उसका जांच वह करती है कि कम पैसे में बढ़िया सामान आ जाए, और यदि कोई पैसा बेफाजुल खर्चा हुआ है, इसलिए लोक लेखा समिति को सन 1967 में यह निर्णय लिया गया कि विपक्ष का नेता ही इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। नहीं तो पता चलेगा कि दूध का रखवाली खुद बिलार कर रहा है। इसलिए जिस शासन, जैसे लोकसभा में शासन अभी मोदी जी हैं और इनके अगेंस्ट में राहुल गांधी है, तो लोक लेखा समिति का विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी का इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, नरेंद्र मोदी को नहीं। तो नरेंद्र मोदी तो अपने से पास ही कर देंगे। इसलिए इसके विपक्ष का नेता को जांच के लिए दिया जाता है कि आप यह चीज को जांच कीजिए कि यह सही काम हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए इसे विपक्ष का नेता कहीं अध्यक्ष लोक सेवा समिति को बनाया जाता है, लोक लेखा समिति को। यह सन 1967 में यह प्रावधान आया था कि विपक्ष को नेता कहीं लोक लेखा समिति को अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन इसमें लोकसभा का 15 सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा का 7 सदस्य होना चाहिए, टोटल 22 सदस्य होना चाहिए। इसके बाद आता है लोक सरकारी उपक्रम समिति सन 1964 में। यह उस विभाग को जांच करती है जैसे सरकारी काम को, जैसे बीएसएनएल एनटीपीसी जो लाइन देता है, कोयला उद्योग, ये सब, ये सारा कंपनी को यह जांच करती है कि सही से काम कर रही है कि नहीं। ये सब सारा जांच कौन करता है? सीएजी करता है। और सीएजी जो है वो अपना रिपोर्ट विपक्ष के नेता को देती है कि देखिए ये ऐसे ऐसे हम जांच किए हैं, यहाँ पे ये दिक्कत होना नहीं होना चाहिए, ये बेफालतू खर्चा हुआ है। वह विपक्ष का नेता लोकसभा का अध्यक्ष को वह देती है कि देखिए आप यहाँ पे गलत किए हैं, सही किए हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर एक्शन लिया जाता है। और जो भी सीएजी का रिपोर्ट जो है वह विपक्ष का नेता जांच करती है। उसके बाद सीएजी डायरेक्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष व विपक्ष को नेता को देते हैं, वह जांच करते हैं किस प्रकार यह कार्य हुआ है। उसके बाद आता है विभागीय समिति। विभागीय समिति कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग विभागों का निर्धारित किया जाता है। किसी को बिजली विभाग, किसी को पानी विभाग, किसी को कृषि विभाग, यह सबको विभाग के रूप में बांट दिया जाता है। इसे विभागीय समिति कहा जाता है। उसके बाद आता है जांच समिति। जांच समिति में होता है कि जनता के समस्याओं की जांच कीजिए। आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपनी जनता की बात सुनिए। इसलिए जांच समिति वह जाते हैं कि आपका वृद्धा पेंशन जो बनाया गया था आपको समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको विकलांग निधि के तहत आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको राशन कार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यह सब जांच समिति बनता है कि जनता के समस्या को सुना जाए। इसके बाद आता है सदन समिति। सदन समिति को सदन समिति का कार्य जो होता है कि सदन किस टाइम से चालू होना चाहिए, कब यह बंद होना चाहिए,
कौन सा विधेयक कितने दिन में पारित होना चाहिए, ये सब सदन समिति का कार्य है कि सारा सिस्टम वह सदन समिति ही निर्णय लेगा कि संसद भवन इतना बजे खुलेगी, संसद भवन इतना बजे बंद होगी, संसद भवन में इतना बजे लंच की टाइम है, संसद भवन में ये विधेयक कितना दिन में पारित होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसको लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा, वह संसद समिति ही अपना सारा रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति वो होता है, यह SC/ST के बारे में सारा समस्याओं के जांच करता है कि ST/SC लोग को कोई सता तो नहीं रहा है, जनरल कास्ट के लोग, कि उसे कुछ जो सरकारी व्यवस्था के तहत उसे छूट दिया गया हुआ पा रहे हैं कि नहीं, धांधली तो नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार से कोई उसको सता तो नहीं रहा, इसलिए अन्वेषण समिति बनाया गया था। उसके बाद आता है एक सेवा समिति। सेवा समिति होता है कि इनका कार्य सदनों में किसी का वेतन बढ़ाना है, मोदी का वो वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि अध्यक्ष का वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि इनका भत्ता के रूप में कुछ दिया जाएगा कि नहीं, कि इनका आवास दिल्ली में रहेगा कि बिहार में रहेगा, ये सब जितना भी सेवा समिति ही निर्णय लेती है। उसके बाद आपको बता दिए हम वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में आपको बताएं प्राक्कलन समिति है, सबसे बड़ा समिति है जिसमें 30 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। यह प्रावधान सन 1950 में आया। इसी में आपको बताएं एक लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति सन 1921 में आया। सन 1921 में इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यह उसी अधिनियम पर आधारित है। उसके बाद आपको बताएं कि इसमें सन 1967 में यह प्रावधान आ गया कि जो भी यह वित्तीय समिति के जो लोकलेखा समिति जो जांच करेगी और विपक्ष के ही नेता रहेगा। इसके बाद इसमें आपको बताएं लोकलेखा समिति में कि 15 सदस्य लोकसभा का और 7 सदस्य राज्यसभा का होना जरूरी है। उसके बाद आपको बताएं कि लोक सरकारिया उपक्रम समिति। इसमें कि जितना है सरकारी जो कंपनी है, BSNL हो गया, फिर जब प्राइवेट लिमिटेड जो सरकार के नजर में, वो सारा चीज को यह जांच करती है कहीं पे घोटाला तो नहीं कर रहा है, बराबर टैक्स तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद आपको अस्थायीता दर्द की बात कर रहे हैं। एक होता है परवल, एक होता है संयुक्त परवल। जब किसी विधेयक पर बहुत विवाद छिड़ जाए, उस पर अलग राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग उस विधेयक पर निर्णय लेते हैं। जैसे CAA आया था, CAA जो एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट जो आया था, अमेंडमेंट एक्ट, इसमें बहुत से सुधार हुए, इसे परवल समिति के तहत किया गया। अगर वह विधेयक को नहीं हो पाता है तब संयुक्त परवल बैठाया जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों आपस में बैठ जाएं। इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और कहते हैं कि यह विधेयक CAA जो है, इसमें सभी नागरिक 2014 से पहले जो भी भारत में आए हैं, वह धार्मिक प्रताड़ना के कारण, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो और फारसी लोग जो भी हैं, उन्हें हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी व्यक्ति आए हैं, वह उन लोग शरणार्थियों के हम भारत को नागरिक देना चाहते हैं। इस पर बहुत सारा विवाद हुआ था, लेकिन जब संयुक्त परवल समिति को बैठक किया गया, उस समय यह निर्णय लिया जाता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपस में बैठकर जब निर्णय लेते हैं, उस विधेयक पर बात करते हैं और वह गंभीरता पूर्वक यह लेते हैं कि यह होना चाहिए, यह विधेयक में यह होना चाहिए, तब उसे संयुक्त परवल कहते हैं। यदि जब अलग अलग डिसाइड करते हैं कि नहीं यह विधेयक ऐसा होना चाहिए, हम GST की बात करते हैं। जब GST आया था तो उस समय 28% की बात कहा जाता था। यदि कोई राज्य अपना सामान प्रोडक्ट बनाती है तो वह अपने ही स्टेट में बेच देती है, तो 14% वह सरकार, केंद्र सरकार को जाती है, 14% राज्य को मिलता है। यदि वही प्रोडक्ट गुजरात में बना और बिहार में बिक गया तो वह गुजरात वालों को GST नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा केंद्र को, और बिहार राज्य को 14 मिल जाएगा। इस पर कुछ बहुत सारे विवाद हुआ, क्यों नहीं, हम तो इस राज्य में अपना प्रोडक्ट बनाए। तब उसमें सरकार आती है, समझाती है
कि नहीं, आप जब यह गुजरात में जो भी प्रोडक्ट बना, वह प्रोडक्ट में आपको वह कंपनी में आर्थिक स्थिति सही था, आप उस नागरिक को भी रोजगार दे रहे हैं, लेकिन बिहार वालों ने वह प्रोडक्ट को खरीदा है, जहां पे बेचा तो उसको भी तो लाभ होना चाहिए क्योंकि वह खरीदा है। इसलिए अब जीएसटी लागू होने से सभी को टैक्स बराबर हो गया है। इस पर विवाद होता है, यह परवल समिति यह अस्थायी है। जब इस पर निर्णय ले लिया जाता है कि यह सही विधेयक है तो इसे तुरंत रद्द कर दिया जाता है, इसलिए इसे अस्थायी समिति कहा जाता है। और यह परवल समिति और संसदीय समिति की जब बात करें, यह भी एक अस्थायी समिति है। इसमें होता है घोटाला पर किया जाता है। जैसे कांग्रेस के समय बॉफोर्स तोप जो था, जो आप गदर पिक्चर में देखे होंगे, जो तोप चलाते हैं सनी देओल, उसमें घोटाला हुआ था यह संसदीय समिति पर। और जब बीजेपी के सरकार आया, उसमें राफेल घोटाला हुआ। जब राफेल घोटाला हुआ तो इस पर निर्णय लेने के लिए यह लोकसभा और राज्यसभा सब अलग अलग डिसाइड करते हैं कि नहीं, यह गलत हुआ कि राफेल घोटाला इतना आना चाहिए, राफेल इतना आना चाहिए, इतना ही क्यों आया। और बॉफोर्स में भी यही हुआ था कि इतना पैसा में इतना ही बॉफोर्स क्यों आया। इस प्रकार सब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब अलग अलग डिसीजन लेते हैं, नहीं सुलझ पाती है, तो उसमें संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। इसका भी अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही होते हैं। इसमें तब दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि यह जे भी हुआ, तो इसमें तो महंगाई के कारण इतना आया, इतना कम आया, इतना खराब हो गया था, ये सब जो भी समस्या है कि क्यों घोटाला होने का कारण क्या हुआ, जैसा ही इसका निर्णय पूरा हो जाता है तो अस्थायी और संयुक्त संसदीय समिति दोनों वहीं पे समाप्त हो जाता है, इसलिए अस्थायी समिति कहा जाता है। और यह अस्थायी समिति यह एक वर्ष में एक बार गठित करते हैं, वो भी लोकसभा का अध्यक्ष गठित करते हैं। किस अनुच्छेद में है? 118 अनुच्छेद में बात कहा गया है।